नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। आज दोस्तों हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वचन से संबंधित सारे कुछ हम इसमें देखेंगे। वचन क्या होते हैं, एक वचन, बहुवचन और वचन से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वचन किन्हें कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। साधारण और सिंपल परिभाषा है बहुत ही। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आप सब ने बहुत पढ़ा होगा वचन के बारे में कि वचन के भेद क्या होते हैं। तो ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किन्हें कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुत ही आसान है। जैसे उदाहरण देखिए, घोड़ा, बच्चा, पुस्तक, इन सब से क्या है, एक चीज होने का बोध हो रहा है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध होता है वहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे घोड़े, बच्चे, पुस्तकें आदि। सिंपल दोस्तों, आपने परिभाषा देख ली वचन की और वचन के भेद देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वचन से संबंधित अन्य मुख्य बिंदु। तो अन्य मुख्य बिंदुओं में सब दोस्तों इससे संबंधित ही आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति हैं उनके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे पिताजी कल आगरा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिताजी सम्मानीय व्यक्ति हैं तो वो उनके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। गांधी जी भी एक सम्मानीय व्यक्ति हैं तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप किसी भी परिस्थिति में लिख दीजिए, वह सदैव बहुवचन ही में प्रयोग होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ये जो शब्द हैं ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब तीसरा देखते हैं, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन व बहुवचन में एक समान होती हैं। मतलब इसका मतलब भी वही है, संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं जो होती हैं एक वचन में प्रयोग हो या बहुवचन में प्रयोग हो, दोनों समान रहती हैं। उदाहरण के तौर पर ताई, माता, दादा, नाना, नानी, ये एक वचन में प्रयोग हों या बहुवचन में, दोनों स्थिति में ये समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। मतलब जो भी धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है, एक वचन में प्रयोग होंगी। धातु का बोध कराने वाली संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर ये चौथा पॉइंट आपको। अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट है और सबसे आईएमपी है दोस्तों, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो दोस्तों क्या रहता है, कई वाक्यों में अनेकों शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अनेकों शब्द होता ही नहीं है, अनेक शब्द होता है। अनेक शब्द जो है वह स्वयं में ही बहुवचन है। तो अनेकों शब्द का गलत प्रयोग करके दे दिया जाता है और हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, बाग में अनेकों वृक्ष हैं, तो ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही, बाग में अनेक वृक्ष हैं, ये इसका शुद्ध रूप है। अनेक जो एक शब्द है वह अपने आप में ही बहुवचन है, तो अनेकों शब्द का प्रयोग गलत होता है। ठीक है दोस्तों,
ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब छठवां पॉइंट देखते हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं। दोस्तों कुछ शब्द जो हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होंगे, जैसे माल, जनता, सामग्री, सभा, और भी हैं दो चार, वो शब्द जो हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं वचन परिवर्तन के नियम। अब दोस्तों हम देखते हैं वचन परिवर्तन के नियम, मतलब एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं शब्दों को, वो हम अब देखते हैं। दोस्तों उससे पहले सबसे पहले आप ये समझिए, यहाँ पर अकारांत, अकारांत, इकारांत, ईकारांत और उकारांत क्या होता है। तो जिन शब्दों के अंतिम स्वर बड़ा होता है वो अकारांत होते हैं, जिन शब्दों का अंतिम स्वर छोटा होता है वो अकारांत होते हैं, जिन शब्दों का अंतिम स्वर छोटी ई या बड़ी ई होता है वो इकारांत या ईकारांत। इसके हिसाब से अगर छोटी ई है तो इकारांत और बड़ी ई तो ईकारांत, ये होगा, ठीक है। और जिन शब्दों का अंतिम स्वर बड़ा ऊ है वो उकारांत होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन से शब्द आकारांत, इकारांत या उकारांत होते हैं। तो इससे आप क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन से शब्द होते हैं। अब हम नियम देखते हैं। तो दोस्तों पहला नियम है यहाँ पर, पुल्लिंग शब्दों में, जिन पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दें, यानी जो पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें आ रहा है अंतिम में, उनके स्थान पर ए लगा दें तो वो एक वचन से बहुवचन हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे घोड़ा, घोड़ा एक वचन है तो इसमें आ कैसे है, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। घोड़ा क्या होगा दोस्तों, घो, धन, ड़ा और ये इसमें ये आ होगा। तो ये घोड़ा को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो इस प्रकार से लिखाएगा। मतलब क्या है, इसके अंतिम में पुल्लिंग शब्द है एक ये, ठीक है, और इसके अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी थी घोड़े में, तो हम इसमें ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये इसका बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए लड़का है, इसको ब्रेक करके लिखेंगे, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, तो आ को हटा के हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो ये इसमें आ की मात्रा लगी थी तो इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो पहला नियम क्लियर हो गया आपको, पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दें तो शब्द क्या है, एक वचन से बहुवचन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर, छोटे आ के स्थान पर ए लगा दें। अब जैसे जैसे देखिए दोस्तों, सड़क है, सड़क, सड़क में जो कोई भी शब्द रहता है तो वो किससे मिलकर बनता है, आधा का प्लस आ से। तो यहाँ पर जो आखिरी वाला का है ये किससे मिलकर बना है, आधा का प्लस आ से, मतलब इसके अंत में आ छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसके स्थान पर हमें क्या, ए लगाना है। तो यहाँ पर का में ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा सड़कें। तो स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा देने से शब्द एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, आ में भी दोस्तों आखिरी में क्या है, आ जुड़ा है, तो आ की जगह हम पर ए लगा देंगे, या मतलब ए की मात्रा लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों। दूसरा नियम भी, स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दें। अब हम तीसरा नियम देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा नियम है हमारा, जो स्त्रीलिंग शब्दों में आ और ऊ या बड़ा ऊ के साथ ए लगा दें। मतलब दोस्तों जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें अगर लास्ट में आ रहा है या ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो उनके साथ केवल ए लगा दें, तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे दवा है, अब मैं दवा को ब्रेक करके लिखूंगा, तोड़ के लिखूंगा, तो दा प्लस वा और प्लस आ, ये दवा है, मतलब अंतिम में क्या है अपना, आ है, स्त्रीलिंग शब्द दवा, तो उसमें हम ए और जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दवा ए। इसी प्रकार देखिए अध्यापिका, तो इसमें क्या है, अंतिम में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो हम केवल क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है देखिए दोस्तों, दूसरे नियम में और तीसरे नियम में। यहाँ पर आ था और यहाँ पर भी आ था, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा आ रहा है तो उसके स्थान पर ए लगा देंगे, और अगर बड़ा आ रहा है तो उसके साथ ए लगा देंगे, स्थान पर नहीं, उसको बदलेंगे नहीं। मतलब
अगर कोई खाली शब्द है, मतलब जैसे यहाँ पर था सड़क, तो ये खाली शब्द था आखिरी में का, उसमें कोई मात्रा नहीं थी। यहाँ पर दवाएं हैं, आ की मात्रा है, तो इसके साथ हम ए लगा देंगे। अगर खाली शब्द है तो उसमें ए की मात्रा लगा दो आप, और अगर आ की मात्रा है तो उसमें, तो दोस्तों नियम समझने वाली बात यहाँ पर है। अगर खाली शब्द है अकेला, का है या फिर या है या फिर कोई भी व्यंजन है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर शब्द में आ की मात्रा है तो वहाँ पर हम ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, पूरा ए ही लगा देंगे। जैसे यहाँ पर अध्यापिका, आ की मात्रा है आखिरी में, तो हमने ए लगा दिया, ठीक है। और अगर खाली शब्द है, खाली व्यंजन है अकेला, तो मात्रा लगा देंगे, ठीक है। ये तीसरा नियम भी क्लियर हो गया आपको। अब चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है, तो दोस्तों चौथा नियम है यहाँ पर, स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर हम क्या करेंगे, अगर बड़ी ई आ रहा है अंतिम में, तो उसके स्थान पर हम ई प्लस या लगा देंगे। तो सिंपल है दोस्तों, अगर किसी शब्द में अंतिम में तो दोस्तों सिंपल है, किसी स्त्रीलिंग शब्द में अगर अंतिम में बड़ी ई आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, अब जैसे मैं नदी को ब्रेक करके लिखूंगा तो ना प्लस दा प्लस बड़ी ई, मतलब अंतिम में क्या है, ई आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ई के स्थान पर हम छोटी ई प्लस या। तो इसके स्थान पर हम देखिए ना प्लस दा प्लस ई प्लस या, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ई की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा ये नदी या, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर ई प्लस या जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार रीति, रीतियाँ, लड़की, लड़कियाँ, ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पांचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पांचवा नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों में जिनके अंत में छोटी ई आ रहा है, तो उसके साथ हम या अकेला लगा देंगे, या के ऊपर बिंदी जोड़ देंगे। जैसे दोस्तों देखिए राशि, तो राशि या, राशि को अगर तोड़ के लिखूंगा मैं तो किस प्रकार से, किस प्रकार से लिखूंगा, रा प्लस आ प्लस सा प्लस छोटी, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, या लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रा सी या, ठीक है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में छोटी ई आता हो या छोटी की मात्रा लगी हो, तो वहाँ उसमें हम क्या सिंपल या जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जाति, तो जातियाँ, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, छठवां पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों छठवां पॉइंट है, ऊ के स्थान पर अगर शब्द में अंतिम में ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, तो उसकी जगह क्या, छोटा ऊ प्लस ए लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए उदाहरण देखिए, वधु, तो वधुएं, बड़ा ऊ था, बड़ा ऊ की मात्रा थी, उसकी जगह हमने छोटे ऊ की मात्रा कर दी, और ऊपर छोटा ऊ की मात्रा कर दी, और ए लगा दिया, कौन सा, ये वाला ए, ऊपर चांद बिंदु वाला, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है, सिंपल है ये भी दोस्तों, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए शब्द के अंत में, तो उसकी जगह ऊ प्लस ए की ए लगा दें। अब दोस्तों सातवां पॉइंट है कुछ, तो दोस्तों अब सातवां पॉइंट है यहाँ पर, कुछ शब्द होते हैं जिनमें जन, गण, लोक, वृंद जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे युवा में हम जन जोड़ देते हैं, तो युवा जन एक बहुवचन शब्द बन जाता है। इसी प्रकार कृषक है, तो कृषक में हम गण जोड़ देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए नेता एक वचन है, लेकिन नेता लोग जोड़ देंगे तो नेता लोग बहुवचन बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए वृंद एक वचन है, इसमें हम मुनि जोड़ देंगे तो क्या, मुनि वृंद एक बहुवचन बन जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, ये पॉइंट भी, कुछ शब्दों में जन, गण, लोक और वृंद जोड़कर भी उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। और दोस्तों आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, कुछ शब्दों का दो बार प्रयोग कर कर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए घर है, तो घर को हम दो बार लिखेंगे तो ये घर घर
एक बहुवचन है। इसी प्रकार दिन एक वचन है, दिन को अगर हम 2 बार लिख देंगे, दिन दिन एक बहुवचन है। इसी प्रकार दोस्तों गांव एक वचन है, लेकिन गांव को अगर हम 2 बार लिख देंगे, गांव गांव, तो ये बहुवचन हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे, तो आपसे परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि पुस्तक का बहुवचन होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें और पुस्तिकाएं। तो दोस्तों यहाँ पर पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, और अंत में क्या आ रहा है, उसके छोटा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुस्तक और का में एक ही मात्रा लगा देंगे और एक बिंदी लगा देंगे, तो पुस्तकें इसका आंसर होगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जैसे अनेकों वाला मैंने आपको उदाहरण बताया था कि आपको अनेकों कोई वाक्य में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है, और एक वाक्य में 3 वाक्यों में अनेकों का प्रयोग होगा और एक वाक्य में अनेक का प्रयोग होगा। इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वचन से संबंधित। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऑनलाइन स्टडी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।